नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो अगर हम बात करें आगे के टॉपिक की, तो आप सभी जानते हैं हम सब लोग आधुनिक काल से संबंधित रचनाएं जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा हम द्विवेदी युग पर चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो आज का जो ये वीडियो है ये मुख्य रूप से आधुनिक काल की रचनाओं पर है, और मैं आपको सभी रचनाएं क्रम से और ट्रिक के साथ करवा रही हूँ, जिससे आप आसानी से अगर नेट की परीक्षा में या पीजीटी में किसी भी परीक्षा में अगर क्रम से लगाने को आती हैं रचनाएं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज की रचनाओं की तरफ। देखिए 1930 तक की रचनाएं मैं आपको करवा चुकी हूँ सभी कंप्लीट। ठीक है, 1930 तक की मैंने सभी रचनाएं कंप्लीट करवा दी हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी 1931 से लेके 1940 तक की रचनाएं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए 1931 से 1940 तक की रचनाएं। तो देखिए 1931 में 1, 2, 3 यानी 3 रचनाएं जो हैं, रूपराशि, साकेत, रसकलश, ये 3 रचनाएं 1931 की हैं। रूपराशि रामकुमार वर्मा, साकेत मैथिली शरण गुप्त, रसकलश हरिऔध। ठीक है, उसके बाद ये 3 रचनाएं मधुकर्ण, गुंजन और यशोधरा, और ये चौथी रचना चोखे चौपदे। ठीक है, तो ये 4 रचनाएं जो हैं, ये जो 4 रचनाएं हैं ये आपकी सब 1932 की हैं, जबकि ये जो 3 रचनाएं हैं ये 1931 की हैं। ठीक है, इसके बाद 1933 की ये 2 रचनाएं हैं। ठीक है, निशीथ रामकुमार वर्मा, लहर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा कर लीजिएगा। और 1934 की सिर्फ एक ही रचना है, पाथेय। ठीक है, सिया राम शरण गुप्त। ऐसा नहीं है, रचनाएं और भी होंगी, लेकिन मैं आपको वो रचनाएं करा रही हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कामायनी, मधुशाला, चित्ररेखा, नीरजा, ये चारों रचनाएं जो हैं आपकी 1935 की रचनाएं। ठीक है, तो 35 तक ही यहाँ पर आ पाएँ, क्योंकि रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं। 1940 तक की रचनाएं अगर मैं देखूँ तो बहुत अधिक रचनाएं बैठ रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक एक बार में करवाऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, देखिए पहली रचना है रूप राशि, और ये है रामकुमार वर्मा की। ठीक है, इसको आप लर्न कैसे करेंगे, 1931 की चारों ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए रूप राशि ये रामकुमार वर्मा की है, तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे। देखिए मैंने राम कुमार को आपको हर जगह एक ही बात बताई है, राम को मार। ठीक है, जब भी राम कुमार वर्मा आएंगे तो आप क्या सोचेंगे, राम को मार। ठीक है, तो राम को मार, अब जो व्यक्ति राम को मारेगा उसका रूप भी खराब हो जाएगा और राशि भी खराब हो जाएगी। सही बात है ना। देखिए राम जो है वो भगवान है, और अगर कोई राम को मारेगा तो उसका रूप तो खराब होना ही होना है, उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान, अगर हम कोई भगवान है और हम उसके प्रति उसका अनादर करेंगे तो हमारी भी हालत बुरी होनी है। ठीक है, तो जो राम को मारेगा, जो राम को मारेगा, और ख़ास तौर से बम से मारेगा। ठीक है, बम, बर्मा से हो गया बम, तो अगर बम से मारेगा तो खुद ही जल जाएगा, तो उसका रूप भी खराब हो जाएगा और उसकी राशि भी खराब हो जाएगी। राशि मतलब उसका समय खराब हो जाएगा। ठीक है, खुद समय खराब हो जाएगा। राम को जो मारेगा उसका रूप भी बिगड़ जाएगा और राशि भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, एक सिंपल सी एक ट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं बता रही हूँ, ये सब मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ठीक है, तो इतना आप याद कर लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। रूप राशि जैसे ही आएगा आपको डायरेक्ट रामकुमार वर्मा याद आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है साकेत। ठीक है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है ये रचना, इसमें ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी मतलब फेमस रचना है कि आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप मुझे ज़रूर लिख कर भेजिए कमेंट करके, वैसे इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आते हैं रस कलश। ठीक है, रस कलश जो है वो हरिऔध की है। ठीक है, अब मैंने आपको हरिऔध में औंध वर्ड जो है हर जगह करवाया है। औंध का मतलब क्या होता है, औंधा। ठीक है, तो देखिए अगर आप रस से भरा हुआ कलश लेकर जाएंगे, आप खुद सोचिए रस कलश क्या है। अगर आप रस से भरा हुआ कलश लेकर के जाएंगे तो आप औंधे गिर पड़ेंगे, है ना भाई। हरिऔध में औंध वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो जो व्यक्ति रस से भरा हुआ कलश, यानी कलश जो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है और संभलेगा नहीं, जब वो संभलेगा नहीं तो वो व्यक्ति औंधा गिर पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि रस कलश जो लेगा वो औंधा हो जाएगा, और औंधा का मतलब क्या हो गया, हरिऔध। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है मधुकर्ण जो है वो भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ती हटा दीजिए और यहाँ पर आप एक आ का डंडा लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया भगवा। ये क्या बन गया, भगवा।
आपको मालूम है जो भगवा कलर होता है, ठीक है, भगवा कलर, भगवा कलर कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर, ऑरेंज और रेड मिक्स होता है भगवा कलर जो ऋषि मुनि पहनते हैं, ठीक है। तो भगवा कलर, तो देखिए भगवा कलर, भगवा एक ऐसा रंग होता है जो शहद का भी होता है। अगर आप शहद का रंग देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा भगवा ही होता है, ठीक है। तो मधु, मधु मीन्स क्या होता है, शहद। अगर आप मधु के कणों को देखेंगे, मधु कण का मतलब शहद के कण, आप शहद को देखिए, ठीक है, मधु मीन्स क्या होता है, शहद होता है। और आप शहद के अगर कलर को देखेंगे तो शहद का कलर कैसा होता है, भगवा कलर होता है, ठीक है। मतलब पूरा पूरा ऑरेंज नहीं होता, कुछ ऑरेंज और रेड मिक्स होता है, जैसे कि भगवा कलर होता है। तो मधु का जो रंग है वो क्या है, भगवा, और भगवा से क्या बन गया, भगवती, ठीक है। तो इसका मतलब मधुकण जो है वो भगवती चरण वर्मा की क्या है, रचना है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए 1931 तक की मैंने ये करा दी सब। अब 1932 वाली मैं करा रही हूँ। 1932 में भगवती चरण वर्मा हो गए। अब इसके बाद फिर आते हैं गुंजन, ठीक है। गुंजन जो है वो पंत की रचना है, और मैंने आपको हर जगह बताया। देखिए आप गुंजन में से ये हटा दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप एक जन और लगा दीजिए। तो गुंजन को आप जन जन कर लीजिए, गुंजन को आप क्या करेंगे, जन जन, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, पंत को मैंने आपको हर जगह पैंट ही बताया है, ठीक है। जब भी मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं, पंत को मैंने पैंट कर दिया है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि जन जन और पैंट, इनमें कितना अच्छा रिलेशन है, कितना अच्छा रिलेशन है। आपको मालूम है कि जब एक युग हुआ करता था, एक समय हुआ करता था जब हमारे भारतीय लोग जो हैं वो धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है। उनकी जो परिधान हुआ करता था धोती कुर्ता होता था। आप देखिए पुराने सीरियल्स वगैरह में कैसे ऋषि मुनि पहना करते थे, पुराने लोग कैसे कपड़े पहनते थे। लेकिन अब इस समय जन जन, जन जन का मतलब सभी लोग, ठीक है। जन जन का मतलब क्या हुआ, सभी लोग, यानी जन जन क्या पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, ठीक है। यानी जन जन की ड्रेस हो गई है पैंट, यानी सभी लोग, प्रत्येक जन क्या पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। तो पैंट्स जन जन पहनता है, ठीक है, ऑल ऑफ द पीपल, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जन जन पहनते हैं पैंट, ठीक। तो इस तरह से गुंजन जो रचना हो गई पंत की। अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं 1932 में ही यशोधरा, ठीक है। यशोधरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। अब आपको एक बात पता है कि जहाँ मैंने आपको मैथिली बताया वहाँ मैंने आपको मेथी बता दिया है, ठीक है। मेथी याद करने के लिए क्या कर दिया, मेथी, ठीक है। अब आप ऐसे याद रखिए यशोधरा, ठीक है। यशोधरा, यशोधरा को आप यशोदा भी कर सकते हैं, ठीक है। यशोधरा को आप यशोदा कर लीजिए, यशोदा मैया, ठीक है। भगवान कृष्ण की जो माँ थी, जिन्होंने उनको पाला पोसा था। तो यशोदा आप ऐसे याद कर लीजिए कि यशोदा जो थी वो क्या बनाती थी, बहुत अच्छी मेथी बनाती थी, ठीक है। या फिर आप इसको यशोधरा ही कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको आप ऐसे ही बताती हूँ। अच्छा आप ये सोचिए कि मैथिली शरण गुप्त जो थे उन्होंने यशोधरा को ही क्यों चुना, उन्होंने यशोधरा को ही क्यों चुना, ठीक है, लिखने के लिए। उन्होंने जो काव्य लिखा यशोधरा, तो मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा को ही क्यों चुना, सीधी सी बात है, उन्हें मेथी पसंद थी और यशोधरा मेथी बहुत अच्छी बनाती थी, ठीक है। कुछ नहीं है, ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, दिमाग में भर लीजिए कि यशोधरा इसीलिए उन्होंने चुनी लिखने के लिए सबसे पहले कि भाई यशोधरा मेथी बहुत अच्छी बनाती थी और मेथी उन्हें बेहद पसंद थी, ठीक है। बस आपको लर्न हो जाएगा, जैसे ही यशोधरा लिखा होगा एग्जाम में तो वैसे ही आपको याद आ जाएगा अपने आप मेथी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर आती है चोखे चौपदे, ये भी 1932 की है, ठीक है। चोखे चौपदे, अब देखिए ये हरिऔध की है, चोखे चौपदे। अब इसको समझ लीजिए, देखिए एक होती है, एक 4 पैर होते हैं, ठीक है, देखिए, और एक होते हैं 2 पैर, ठीक है। 2 पैर अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 पदे, और अगर 4 पैर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, चौपदे, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे याद करिए कि एक व्यक्ति है जिसके 2 पैर हैं, जिसके क्या हैं, 2 पदे हैं, यानी 2 पैर हैं उसके, और जब वो चलता है तो वो औंधा हो जाता है, मतलब 2 पैरों से वो चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति 2 पैरों से नहीं चल पा रहा है, ठीक है, अगर उसको दिक्कत हो रही है चलने में, तो वो क्या करेगा, अपने हाथों को भी आगे रख लेगा, और जैसे एनिमल्स चलते हैं, जैसे जानवर चलते हैं, जैसे पुराने ज़माने में आपको मालूम है हम जो है हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हमारा विकास हुआ है ना। साइंस में मैं पढ़ाती हूँ इवोल्यूशन बच्चों को। तो इवोल्यूशन में हम जो हमारा जो पुराना जो कह सकते हैं प्रागैतिहासिक मानव, आदि मानव, ठीक है, जो हुआ करता था, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, ठीक है, इरेक्टस, रामापिथिकस, सबसे पुराना जो हुआ करता था रामापिथिकस हुआ करता था।
तो वो जो था ना वो बिल्कुल सीधे चला, वो 4 पैरों से चलता था, ठीक है। वो कैसे चलता था? 4 पैरों से चलता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए ऊपर को, उससे काम करना शुरू कर दिया, पैरों से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पैरों से जब चलना शुरू कर दिया तो वो इरेक्टस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई 2 पैरों से नहीं चल पाएगा, गिरेगा, तो वो अपने हाथों को भी लगा लेगा ज़मीन पर और 4 पैर से चलेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई औंधा होगा तो पैरों को कितना कर देगा? 4 कर देगा, यानी चौपदे बन जाएगा, ठीक है। तो चौपदे इंसान कब बनेगा? जब वो औंधा चले, मतलब जब वो औंधा हो जाएगा और औंधे से क्या बन गया? हरिऔध, ठीक है। बस आपको औंधा याद रखना है, बाकी तो सब अपने आप दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा होता है कि फालतू बातें ज़्यादा जल्दी सुनता है और जल्दी याद भी रखता है, ठीक है, और देर तक याद रखता है। अगर मैं आपको बड़ी सीरियस वाली ट्रिक्स बताऊं तो शायद आपको याद ही नहीं रहेंगी, लेकिन मैं आपको फ़नी ट्रिक्स बताती हूँ, इतनी फ़नी ट्रिक्स बताती हूँ कि जिसका कोई कहने का मतलब है कोई जोड़ ही नहीं होता। तो ऐसे याद कर लीजिए बस, चौपदे, 4 पैर। 4 पैर किसके होंगे? जो औंधा हो रहा होगा तो वो सही करने, अपने आप को सही रखने के लिए अपने 4 पैर बना लेगा, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आता है निशीथ, ठीक है। निशीथ। अब देखिए 32 तक की रचनाएं कंप्लीट हो गई है, ये 4 रचनाएं 32 की थी, ठीक है। अब आता है 1933। 1933 में थी ये निशीथ राम कुमार वर्मा। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए निशीथ में जो ई की मात्रा है इसको आप हटा लीजिए और था हटा दीजिए। अब ये बन गया निशा। अब क्या बन गया? निशा। और निशा क्या होती है? निशा रात्रि को कहते हैं। निशा किसको कहते हैं? रात को कहते हैं। और आपको पता है कि राम कुमार वर्मा मैंने जहाँ भी बताया वहाँ क्या बताया? राम कुमार, ठीक है। अब सोचिए अगर कोई राम को मारेगा तो रात में ही तो मारेगा, दिन में तो मारेगा नहीं, है ना। जब कोई भी बंदा, भाई हमारे भगवान है राम, ठीक है, वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी रात दिन में मारने की, सब लोग देखेंगे तो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है, कोई भी उसको मारने नहीं देगा। तो अगर कोई राम को मारना चाहेगा तो वो रात में ही तो जाएगा, तो वो निशा में जाएगा, ठीक है। तो निशा में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? निशीथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निशीथ बन जाएगा। तो निशीथ यानी निशा में मारने वाला, निशा में विचरण करने वाला निशीथ होता है। और निशीथ क्या करेगा? निशीथ जो है वो राम को मारेगा। तो राम कुमार कब मारेगा? रात में मारेगा। रात का मतलब निशा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही निशा, अगर निशीथ कहीं लिखा हुआ आता भी है और आप एकदम से था हटाएंगे, की मात्रा हटाएंगे देख करके, एकदम आपको याद आ जाएगा कि निशा में राम को मारेगा। अपने आप ही आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मेरे पास कई बार ये कमेंट आया है कि सांत्वना जी आपके अंदर कल्पना की समाहार शक्ति है। मतलब ये तो बहुत ऊंचे कमेंट हो गए, शायद कुछ ज़्यादा ही लोग तारीफ़ कर देते हैं, इतना तो नहीं है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं ये समाहार शक्ति है या कौन सी शक्ति है जो ऐसी ट्रिक्स, उल्टी सीधी ट्रिक्स मेरे दिमाग में आती हैं, और ये कहाँ से आ जाती हैं मुझे खुद नहीं पता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है इन ट्रिक्स से मुझे भी फ़ायदा हुआ है और आपको भी ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता होगा, है ना। तो चलते हैं फिर, देखिए अब आगे चलते हैं। फिर है लहर, ठीक है। क्या है? लहर। अच्छा लहर, अगर हम लहर की बात करें तो देखिए अब आती है लहर। तो आप सबसे पहले तो लहरें दिमाग में बना लीजिए अपने, आप अपनी इमेजिनेशन में लहरें बनाइए, ठीक है। अच्छा ये लहरें किसकी हैं? गंगा की। आप अपने दिमाग में ऐसा सोचिए गंगा की लहरें हैं, ठीक है। अच्छा देखिए जहाँ लहरें होती हैं वहाँ शंकर जरूर होते हैं। जहाँ लहरें होती हैं वहाँ शंकर, जैसे आपने सुना होगा कि जब भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था तो उन्होंने शंकर शिवलिंग की जो है पहले पूजा आराधना की थी, फिर उसके बाद कहीं जा कर के वो राम सेतु बना था, ठीक है। आप ऋषिकेश चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ पर गंगा जी होती हैं वहाँ शंकर जी जरूर मिलते हैं। बीच में कोई ना कोई मूर्ति जरूर लगी होगी, शिवलिंग लगे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि शंकर जी से लहरें निकली हैं। किसकी लहर निकली? गंगा की लहरें निकली हैं। तो गंगा को आप मत जोड़िए, आप केवल शंकर को किससे जोड़ेंगे? लहरों से जोड़ेंगे। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जहाँ भी शंकर होते हैं उनके माथे से गंगा की लहर निकलती है। तो गंगा की लहर किससे निकल रही है? शंकर से। ये कौन है? शंकर, ठीक है। तो गंगा की लहर शंकर से निकल रही है, तो लहर किसकी रचना हो गई? जय शंकर प्रसाद की, ठीक है। इस तरह से आप लर्न कर लेंगे।
फिर आगे चलते हैं, 1933 ही चल रहा है अभी। अच्छा हाँ, 1933 अब कंप्लीट हो गया, ये 2 ही रचना थी। फिर चलता है 1934। 1934 की सिर्फ एक रचना है इसमें। 1934 की रचना है पाथेय, ठीक है, पाथेय। तो पाथेय जो है वो सिया राम शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे पीछे का, और ये बन गया पाथ, ठीक है। पाथे में से आप क्या हटा देंगे, ये एक ही मात्रा या हटा देंगे, तो आप बन गया पाथ, ठीक है। और पाथ क्या होता है, पाथ होता है पाथ, पाथ यानी इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। आप देखिए अब अपने आप ही रिलेशन निकलेगा। देखिए सिया राम शरण, सिया राम, चाहे आप सिया की शरण में जाइए, चाहे आप राम की शरण में जाइए, लेकिन दोनों का रास्ता, दोनों का पाथ क्या है, एक ही है। आपको पता है कि जब राम बन गए थे तो सीता भी उनके साथ बन ही गई, ठीक है। अयोध्या में राम रहते थे तो सीता भी उनके साथ रही, है ना। जब सीता को वनवास हो गया, सीता जो है ज़मीन पर सोया करती थी, तो राम भी अपने राजमहल में ज़मीन पर ही सोते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राम और सीता का जो पाथ था, जो रास्ता था, वो क्या था, एक ही था, ठीक है। जिस रास्ते पर वो चले उसी रास्ते पर सीता भी चली, दोनों के रास्ते एक जैसे थे। तो चाहे आप सिया की शरण में जाइए, चाहे आप राम की शरण में जाइए, दोनों के रास्ते, दोनों का पाथ क्या है, एक ही है, ठीक है। सिया और राम का पाथ यानी रास्ता एक ही है। इस तरह से आप लर्न कर लीजिए, बस आपको एकदम याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये रचना हमारी क्या है, ये है पाथेय, ठीक। ये सिया राम शरण गुप्त जी की है। अब 34 तक की कंप्लीट हो गई। अब ये 4 रचनाएं जो हैं ये 1935 की हैं, ठीक है। इनको आप देख लीजिए। और ये जो रचनाएं हैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ये वाली हो गई, एक यशोधरा हो गई, चोखे चौबदे, निशान अमन, ये जितनी रचनाएं बता रही हूँ, 1-2 को छोड़ के बाकी सभी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए प्रीवियस पेपर निकाल कर, ठीक है। प्रीवियस पेपर में जो रचनाएं हैं वो बहुत पूछी गई हैं, ये वाली, ठीक है। इसके बाद अगली रचना जो है फिर है कामायनी। कामायनी 1935। देखिए कामायनी और मधुशाला और नीरजा, ये तीनों एक ही समय की रचनाएं हैं, और ये तीनों ही पूछी जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों का समय एक ही है, ठीक है। अब देखिए कामायनी, कामायनी जो है इसकी ये जयशंकर प्रसाद की है। वैसे कामायनी ज़्यादातर सभी लोगों को याद होती है, इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी एक बता देती हूँ छोटी सी ट्रिक। देखिए कामायनी, कामायनी जो है कामायनी, तो देखिए यहाँ पर अगर हम याद करना चाह रहे हैं तो कामायनी, कामायनी का मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे काम आने वाली, काम आने वाली, ठीक है, काम आने वाली। यानी कामायनी कौन है, जो काम आती है। और काम क्या आता है, काम आता है हमेशा भगवान का नाम, यानी शंकर का नाम, ठीक है। तो जय शंकर, आप क्या बोलेंगे, आप जोर से बोलिए, अभी बोलिए आप, ठीक है। अभी आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन आप जोर से बोलिए जय शंकर। और जय शंकर जो इंसान बोलता है, वो जय शंकर का नाम उसके बड़े काम आता है। तो काम आने वाला कौन है, काम आने वाली कौन है, काम आने वाली एक ऐसी एक मतलब एक काम आने वाला या काम आने वाली, कुछ भी समझ लीजिए। तो वो जो है वो कौन है, शंकर। शंकर हमारे हमेशा काम आते हैं, तो इसलिए जयशंकर प्रसाद ने क्या लिख दी, कामायनी लिख दी, ठीक है। कामायनी को आप काम आने वाली याद रख लीजिए बस। और काम कौन आते हैं, शंकर भगवान आते हैं, ठीक है। क्योंकि शंकर भगवान जो है वो सृष्टि के संहारक भी हैं, ठीक है। और सृष्टि का हालांकि पालन करता तो विष्णु है, लेकिन शंकर भगवान जो है वो कहीं ना कहीं सृष्टि, अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो विनाश भी कर सकते हैं। तो इसलिए शंकर भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं किसी भी धर्म विशेष के प्रति कोई ऐसी अफवाह नहीं फैला रही हूँ, आप ये मत समझिए, ऐसी कोई अफवाह फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है। बस मैं इतना कह रही हूँ कि आपको ट्रिक याद हो जाए। ट्रिक याद करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है मधुशाला, ठीक है। मधुशाला ये बच्चन की है, इसको आप कैसे लर्न करेंगे। वैसे तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अमिताभ बच्चन के पिता जो थे। तो मधुशाला, ठीक है, आप इसको कैसे लर्न करेंगे। तो देखिए क्या क्या लर्न करेंगे आप। तो इसको आप कैसे लर्न करेंगे, थोड़ी सी मॉडर्न ट्रिक है और अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स की ट्रिक है, आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए बच्चन, बच्चन के नाम से अमिताभ बच्चन तो सभी को याद आ रहा होगा, है ना, अमिताभ बच्चन, ठीक है। और आपको एक बात अच्छे से पता है कि अमिताभ बच्चन को क्या हो गया है इस समय, कोरोना हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, कोरोना हो गया है। और आपको एक बात पता है
कि कोरोना में शहद पीना बहुत अच्छा रहता है, शहद। और शहद को क्या कहते हैं? मधु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मधुशाला, मधु का मतलब क्या होता है? हिंदी में मधु को शहद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जब अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप मधु पीजिए। मधु का मतलब क्या? शहद पीजिए, ठीक है। तो जब शहद पीना है उनको, तो आप वो कहाँ जाएंगे? वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ शहद मिलता हो। तो शहद कहाँ मिलेगा भाई? मधु कहाँ मिलेगा? मधुशाला में मिलेगा। हालांकि मधुशाला शराब घर को कहते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर हम शराब खाने में उन्हें नहीं भेजना चाहते। हमारी ट्रिक ये कह रही है कि वो मधु पीने जा रहे हैं, यानी शहद पीने जा रहे हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनका कोरोना ठीक हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि अमिताभ बच्चन को क्या हो गया है? कोरोना। और कोरोना के लिए उन्होंने क्या पीना है? मधु पीना है। तो वो कहाँ जाएंगे? मधुशाला जाएंगे, 1935, ठीक है। चलिए ये हो गई। अब उसके बाद फिर आता है राम कुमार वर्मा चित्ररेखा, ठीक है। अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे? देखिए फिर वहीं पर पहुंच जाइए। राम कुमार मतलब राम को मार, ठीक है। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति राम को मारेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को राम को मारते हुए देख लेंगे, ठीक है, तो डेफिनेट आप उसका फ़ोटो खींचने की कोशिश करेंगे, है ना। आप ये सोचेंगे कि मैं इसका फ़ोटो खींच लेता हूँ, इसका वीडियो बना लेता हूँ और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये राम को मार रहा है, ठीक है। तो दो बातें आप करेंगे। पहली चीज़ तो आप जैसे अगर मान लीजिए कोई भी अगर व्यक्ति है, ठीक है, ये राम है और कोई व्यक्ति जो है ये राम को मार रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कैमरा लेंगे और फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है। पहला काम, इसका फ़ोटो खींच लेंगे या इसका वीडियो बना लेंगे। दूसरी चीज़, जो ये स्पॉट है जहाँ पर ये मार रहा है, वहाँ पर आप लाइन खींच लेंगे। क्यों खींच लेंगे लाइन? आप इसलिए लाइन खींच लेंगे जिससे आपको याद रहे कि ये वही स्पॉट था जहाँ पे आपने वो दुर्घटना होते हुए देखा था, ठीक है। तो जो राम को मारेगा उस वहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, एक रेखा खींचनी पड़ेगी, और इसके अलावा आपको एक चित्र भी लेना पड़ेगा, एक फ़ोटो लेना पड़ेगा, एक वीडियो बनाना पड़ेगा, जिससे आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकें, जिससे उसका इन्वेस्टिगेशन हो सके, ठीक है। तो राम को जो मारेगा उसके इन्वेस्टिगेशन की तैयारी चल रही है। तो इस तरह से चित्र खींचेगा और रेखा खींचेगी, तो क्या बन गया? चित्ररेखा। चित्ररेखा कब बनी? जब राम को मारा। तो राम कुमार वर्मा ने क्या लिख दिया? चित्ररेखा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आती है महादेवी वर्मा, ठीक है। अब देखिए नीरजा उन्होंने लिखी 1935 में, ठीक है। अब नीरजा में आप जा हटा दीजिए, ठीक है। नीरजा में आप क्या हटाएंगे? जा हटाएंगे, तो क्या बन गया? नीर। और नीर किसको कहते हैं? पानी को कहते हैं। आपको एक बात पता है कि महादेवी वर्मा जो है बहुत प्रसिद्ध कवियत्री रही, और महादेवी वर्मा ने इतना सुंदर काव्य लिखा है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। जब मैं छायावाद आपको पढ़ाऊंगी तो महादेवी वर्मा के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगी। तो महादेवी वर्मा लिखते लिखते थक जाती थी, ठीक है। जब महादेवी वर्मा लिखते लिखते थक जाती थी तो वो क्या मांगती थी? अब वो शुद्ध हिंदी बोलती थी, हिंदी से थी, तो वो पानी नहीं बोलती थी, वो क्या बोलती थी? नीर, ठीक है। तो वो नीर मांगा करती थी। मतलब महादेवी वर्मा क्या कहती थी कि मुझे नीर की आवश्यकता है, मुझे पानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा थक जाती थी और क्या पीती थी? नीर पीती थी। नीर का मतलब पानी पीती थी, ठीक है। तो नीर जैसे याद आएगा वैसे ही आपको महादेवी वर्मा याद आ जाएंगी। तो बिल्कुल मुझे जहाँ तक लगता है, जितनी भी मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आपको ये जितनी भी रचनाएं ये सब लर्न हो गई होंगी। और आई थिंक आपको क्रम भी याद, भले ही आपको सन याद नहीं होगी, लेकिन आपको एक बार क्रम तो याद हो ही गया होगा कि कौन सी रचना किसके बाद आएगी। अगर मैं आपको भी क्रम दे दूँ तो आप इतना ज़रूर है कि आप लगा देंगे, ठीक है, इन रचनाओं का आराम से, क्योंकि आपको ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से रचनाओं को याद कर लीजिए। और अगर कोई भी रचना ऐसी जो नहीं लर्न हो रही है, ठीक है, आप नई ट्रिक आपके पास नहीं है, आप नहीं बना पा रहे, अभी भी नहीं हो पा रहा है आपके पास, आप नहीं याद कर पा रहे हैं, तो मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। और वैसे तो जहाँ तक है आपको सब लर्न, अगर आपको एक बार वीडियो देखने से नहीं हुई है तो दूसरी बार देख लीजिए। और लेकिन बस देखिए, मेरी ट्रिक्स को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद आप अपने दिमाग में चलते फिरते, आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, खाली बैठे हैं मान लीजिए, तो अपने दिमाग में ये सोचिए आज मैंने कौन कौन सी रचनाएं पढ़ी थी, और उन ट्रिक्स के बारे में विचार कीजिए। जब आप ट्रिक्स के बारे में विचार करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सी बातें आएंगी और आपको एकदम याद आ जाएगा कि मुझे वो रचनाएँ याद हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो इनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समय समय पर आप अपने बच्चों को बताइए ये ट्रिक्स ना, आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, आप अपने दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं, है ना।
डिस्कस करने से और अच्छी याद हो जाती हैं। जितनी भी ट्रिक्स होती हैं डिस्कस करने से जल्दी याद होती हैं, है ना। जैसे मेरी बेटी को एक दिन जो है एक राजधानी याद नहीं हो रही थी, कैपिटल्स लर्न कर रही थी वो, तो मणिपुर की जो थी, मणिपुर की जो कैपिटल है उसे लर्न नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वो बार बार कंफ्यूज हो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा कि कैसे लर्न करूं। तो मैंने ये बोला कि साड़ी की फॉल में मणि लगाई जाती है, मतलब इस तरह से लर्न कर लो कि जो साड़ी की फॉल होती है उसमें क्या लगती हैं, मणियाँ लगती हैं, ठीक है। कभी आपने सुना है किसी साड़ी की फॉल में जो है मणि भी लगाई जा सकती है, लेकिन मैंने उसे यही लर्न कराया। तो साड़ी और फॉल दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बन गया, एकदम उसे याद हो गया, वो कभी नहीं भूलती। तो मैं बता रही हूँ कि जितनी भी ट्रिक्स हैं वो ऐसी अटपटी सी होनी चाहिए, और प्लस आप उसको थोड़ा थोड़ा बार बार रिवाइज करते रहिए, तो आपको ज़रूर याद रहेंगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गई होंगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, ये सब आपका काम है, मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है। मैं बार बार क्या बोलूँ आपसे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो मत कीजिए, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतना तो मेरा हक बनता है जब मैं इतना समय भी खर्च कर रही हूँ और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा इतना हक बनता है एक लाइक मांगने का, एक कमेंट मांगने का, है ना। तो ये आप ज़रूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसी तरह से देखते रहिए मेरे सभी वीडियो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई नई ट्रिक्स के साथ। नमस्कार।